So the year 2020 was very much ridiculous. Things going in media is right or wrong. तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा, हम अर्नब गोस्वामी पे बात करेंगे। अब जिन्हें नहीं पता अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट क्यों किया गया है, पहले उनके लिए सिर्फ बता देना चाहता हूं कि अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया है 2018 के केस में। सो बेसिकली ये 2018 का अनवया केस है क्या, अगर आपको नहीं पता तो ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म है और जिसने इंटीरियर डिजाइनिंग काम किया है रिपब्लिक भारत का, और साथ में 2 और लोगों का उन्होंने किया था काम, और उनका पैसा पेंडिंग था, उनको मिले नहीं थे उनके पूरे पैसे। 5.4 करोड़ उनके पेंडिंग थे, जिसमें कि 83 लाख अर्नब गोस्वामी के नाम थे और बाकी जितने भी 4.5 करोड़ और 55 लाख 2 अलग लोगों के नाम पे थे, जो कि उनको मिले नहीं थे। और इसके वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था अनवय केस में, और सुसाइड करने पे नोट छोड़ा था, और नोट में उन लिखे थे अर्नब गोस्वामी का नाम, जिसमें कि प्रॉपर मेंशन किया गया था कि 83 लाख पेंडिंग है और उनके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर का प्रेशर आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर को उन्हें पैसे देना है। पर यहाँ पर अर्नब गोस्वामी और बाकी जो 2 लोग थे, इन लोगों ने पूरे पैसे पे नहीं किए, इसलिए वो प्रेशर के मारे उन्होंने सुसाइड किया है। तो बेसिकली 2018 का केस था, तो इसे 2019 तक रायगढ़ पुलिस ने इसको पूरा चलाया और 2019 में केस क्लोज कर दिया गया था। और ये बताया गया था कि इसमें अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ज़्यादा कुछ ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिसमें ये अरेस्ट किया जा सकता है या फिर इनको कार्रवाई इन पर करी जा सकती है। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर 1 साल बाद रायगढ़ पुलिस को जब केस को रीओपन किया गया, तो इसमें ऐसा कौन सा सबूत मिला है, जो पब्लिक भी जानना चाहती है अब, कि आखिरकार ऐसा कौन सा सबूत है जिसके वजह से इस अर्नब गोस्वामी को और इस केस को वापस से रीओपन किया गया। As we all know, thousands of people came out of their houses and protest for the अर्नब गोस्वामी, to support अर्नब गोस्वामी, कि अर्नब गोस्वामी को रिहा किया जाए, छोड़ दिया जाए। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट और नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जब पुलिस उनके घर पे अरेस्ट करने गई थी, तो उनके साथ AK-47 राइफल्स और साथ ही साथ कमांडोज, जो कि टेररिस्ट के लिए अरेस्ट करने जाते हैं, या फिर एक जर्नलिस्ट को एक टेररिस्ट के तौर पर ट्रीट क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है कि उनसे इतना क्या खतरा था कि अर्नब गोस्वामी को एक टेररिस्ट का ट्रीटमेंट देके तब उनको वहां से उनके घर से अरेस्ट किया गया। अब काफी लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इट इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी के जो 4th पिलर है, इसमें से एक पिलर को उसने लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी गई है, जो मीडिया और प्रेस होता है। मतलब इनके जो डेमोक्रेसी, जो इनके पास फ्रीडम प्रेस है, इसका कोई इंडिया में लग रहा है कोई मतलब नहीं है, 0 मतलब है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आखिरकार ऐसा क्यों है। तो अगर हम बात करते हैं सुधीर चौधरी की, तो DNA मैंने कल देखा था रात को, तो उसमें ये बताया गया कि सुधीर चौधरी ने ये कहा कि जो अर्नब गोस्वामी के साथ आज हुआ है, काफी 8 साल पहले भी उनके साथ सेम ही हुआ था। तब उस टाइम सोशल मीडिया इतने ज्यादा पावर में नहीं था, लोग सोशल मीडिया इतना यूज नहीं करते थे, जिसकी वजह से ऐसा कुछ उनके टाइम हुआ नहीं था और इतना ज्यादा प्रोटेस्ट ये सब नहीं हुआ। बट उनके ऊपर आज भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, और सिर्फ उन्हीं के ऊपर नहीं, अगर हम बात करते हैं इंडिया में कितने सारे प्रेस और कितने लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके नाम मिल जाएंगे। इंडिया में सिर्फ अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी नहीं, बहुत सारे बहुत अलग अलग तरीके के केस चल रहे हैं। सो यही रीजन है ग्लोबली इंडिया फ्रीडम ऑफ प्रेस के इंडेक्स में 142 नंबर पे है और पाकिस्तान 145 पे है। मतलब कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस पे काफी ज्यादा सिमिलरिटी है। इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी रिपोर्टर्स है एक ही लेवल पे आते हैं। इनके पास जो फ्रीडम है, इनके पास जो छूट है, जो इनके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर है, इनके सिक्योरिटी कंसर्न की जो पावर है, इनके पास काफी कम है इंडिया में। सेम चीज मैंने कल DNA में देखी थी कि एक बेटर ट्रूथ है इंडिया का, अगर आपको जर्नलिज्म में आना है तो आप तैयार रहो झूठ बोलने के लिए। अगर आप सच बोलोगे या फिर कोई ऐसी चीज बोलोगे जो किसी और के माइंडसेट वालों को बुरी लग जाए, किसी और साइड वालों को बुरी लग जाए, तो आपके ऊपर केस कर सकते हैं। और आपको ऐसे एक नहीं, बहुत सारे, अगर आप सच बोलोगे, जितना सच बोलोगे उतने केस आपके ऊपर हो सकते हैं। ऐसा सुधीर चौधरी ने खुद ही कहा था DNA में, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा फ्लॉ माइंडसेट में आता है। अगर आप जाके देखोगे ट्विटर पे, तो आपके 2 साइडेड लोग आपको फटाक से मिल जाएंगे, लेफ्ट विंग राइट विंग। वहाँ पर ट्विटर पे पॉलिटिकल पॉइंट्स काफी मिल जाएंगे आपको, और 2 साइडेड माइंडसेट के लोग दिख जाएंगे। चाहे आप फेसबुक पे जाओ, चाहे आप ट्विटर पे जाओ, जहाँ पर कुछ लोग अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग अलग टाइप के मीम्स बना के कुछ लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। कुछ लोग जर्नलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वी आर सो डैम डिवाइडेड दैट वी कैन नॉट चूज प्रॉपर साइड। कुछ लोग एक साइडेड हैं, तो कुछ लोग दूसरे साइड के लिए काम कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो लोग एक साइड में आके तो दूसरे साइड में क्लैप करते हैं, और पहला साइड होगा तो दूसरे साइड में क्लैप करते हैं। पर कोई भी एक दूसरे को मिल के साथ में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। सो देन इट डजेंट मैटर कि कोई क्या सच कह रहा है, कोई क्या फैक्ट कह रहा है। लोग इतने ज़्यादा डिवाइड हो गए कि कोई इस साइड के जो ट्रूथ, फैक्ट और जो कि बेनिफिशियल हो सकते हैं कंट्री के लिए, ग्लोबली पब्लिक के लिए, वो ये साइड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होगा।
और ये इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कि इट वॉज बिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कम एंड कॉम्प्रोमाइज विद देम। अगर आपको लगता है कि कोई एक साइड आके इनको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कोई ये साइड कभी इस साइड को सपोर्ट करेगा, हाँ आपने सही कहा, या फिर ये साइड इस साइड को आके कहेगा यस दिस टाइम यू आर करेक्ट, ऐसा नहीं होने वाला। कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, अगर आप किसी को फैक्ट बता रहे हो तो ये पॉइंट अगर फैक्ट बता रहे किसी सही बात कर रहा है तो ये इसके साथ बैटल करने लगेगा, जो तुम बोल रहे हो इसमें ये सारे गलती, ये गलती, ये गलती है, पर उसको मिलकर सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, तो आपको अगर किसी चीज को सपोर्ट ही करना है तो बेसिकली आपको मिडल में रह के तभी आप दो साइड को देख सकते हो। अगर आप एक साइडेड में होकर आप ट्राई करोगे कि मैं दूसरे साइड के पर्सपेक्टिव को समझ पाओगे तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सो अगर आप पूछो हम दिस साइड चूज करें या दैट साइड चूज करें, तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं प्रीफर करूंगा मिडल साइड में, क्योंकि फर्स्टली वी आर ह्यूमंस एंड सेकेंडली वी हैव द अदर पॉलिटिकल बिलीव्स, other facts and the truth and everything. So the real unity for the people is only when they choose the middle path, not this or that. I hope आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।